अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ड्रामाई समाअत जारी है। बेंचेस बन रहे हैं और टूट रहे हैं, फैसले आ रहे हैं और उनके ऊपर मजीद फैसले आ रहे हैं, इजाफी और इख्तिलाफी नोट आ रहे हैं और आज एक सर्कुलर भी आ गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद है और जजेस में हम आहंगी है, मगर उनके साथी जजेस हर रोज किसी ना किसी तहरीरी फैसले में उनके मौक़िफ़ की नफी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सियासतदानों से आज भी सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की बात करते रहे और आज भी खुद जजेस के दरमियान अदालत का दर्जा हरारत और बढ़ गया। 9 से 5, 5 से 4 और 4 से फिर 3 जजेस का बेंच हो गया। चीफ जस्टिस से मुतालबा फुल कोर्ट बनाने का था, मगर बेंच बड़ा होने के बजाय छोटा होता चला गया। कल 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुली अदालत में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद वो बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते, जिसके बाद बेंच टूट गया और अदालती अमले की जानिब से बताया गया था कि जुमे को बकिया 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा और फिर आज 11:30 बजे बेंच के आने से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में लिखा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस अज खुद नोटिस के दायरा कार में आती हैं। 2 रुकनी बेंच की तरफ से अदालती इख्तियार का एकतरफा तौर पर इस्तेमाल करना उन कवायद की खिलाफ वर्जी करता है जो सूमोटो इख्तियार से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तय किए थे। सर्कुलर के मुताबिक अज़-खुद नोटिस का इख्तियार किसी जज या बेंच की सिफारिश पर सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। अज़-खुद नोटिस का इख्तियार आर्टिकल 184(3) के तरीक़ाकार के तहत ही इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशंस दी गई वो काबिल अमल नहीं, उन्हें नज़रअंदाज किया जाए। यानी आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के सूमोटो केसेस के मुलतवी करने के फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया है और जवाब फराहम किया है कि इस फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस आर्टिकल 184(3) के दायरा कार में आती हैं और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच वाजे कर चुका है कि ये दायरा कार सिर्फ चीफ जस्टिस ही लागू कर सकते हैं। इसलिए जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का फैसला उन कवायद की खिलाफ वर्जी करता है जो 5 रुकनी बेंच ने तय किए थे। मगर जिस 5 रुकनी बेंच के फैसले का हवाला दिया जा रहा है वो अगस्त 2021 में जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था और उसमें सूमोटो का इख्तियार तो चीफ जस्टिस तक महदूद कर दिया गया था, मगर इस इख्तियार के इस्तेमाल में अदम तवाजुन की निशानदही की गई थी और चीफ जस्टिस से कहा गया था कि वो इस अदम तवाजुन के तासुर को दूर करें। फैसले के मुताबिक जो तयशुदा प्रैक्टिस है वो ये है कि सूमोटो का दायरा कार सिर्फ चीफ जस्टिस के जरिए ही लागू होगा और किसी जज के जरिए नहीं होगा। सूमोटो के दायरा कार से मुतालिक तज्जिए, तबसरे और तनकीद होती रही है और इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि ये मामला सिर्फ बार्स तक महदूद नहीं है बल्कि बेंच तक पहुंच गया है और वक्त आ गया है कि इस बात को तस्लीम किया जाए कि यहां पर कुछ अदम तवाजुन मौजूद है और उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। कानून और प्रैक्टिस का तकाजा है कि सूमोटो का दायरा कार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास रहे और कानून बेंच की तश्कील से मुतालिक मैंडेट भी सिर्फ चीफ जस्टिस को फराहम करता है और यही वो बात है जो अदम तवाजुन पैदा करती है। और हम इस मामले में नहीं जाएंगे कि यह मामला सिर्फ परसेप्शन का है या इसमें परसेप्शन या हकीकत दोनों शामिल हैं, मगर दोनों सूरतों में इस मामले को तस्लीम करना चाहिए और इसे हल करना चाहिए। फैसले में आगे लिखा है कि अब चूंकि सूमोटो और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है तो ये चीफ जस्टिस का ही काम है कि वो इस तरीके से काम करें जो इस अदम तवाजुन के तासुर को दूर करे। यानी इस फैसले के अंदर जहाँ तय किया गया कि सूमोटो इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, वहीं ये तस्लीम भी किया गया कि इस हवाले से अदम तवाजुन का तासुर मौजूद है और चीफ जस्टिस ऐसे तरीके से काम करें जिससे ये अदम तवाजुन का तासुर दूर हो, मगर इस अदम तवाजुन को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मुख्तलिफ जजेस मुस्तकिल तौर पर चीफ जस्टिस की तरफ से सूमोटो इख्तियारात के इस्तेमाल और बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा रहे हैं तो चीफ जस्टिस फिर उसी फैसले का हवाला दे रहे हैं जिसमें खुद उनसे ये तकाजा किया गया था कि वो एक ऐसे तरीके से काम करें जिससे ये तासुर दूर हो, मगर अब तक ये तासुर दूर नहीं हुआ है और बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और बाहर से मुस्तकिल इस हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं और पार्लियामेंट ने कानून बनाकर सदर को भी भेज दिया है। इसके अलावा आज 30 मार्च की कार्रवाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने आ गया है जिसमें कहा गया है कि 29 मार्च को 2-1 की अक्सरियत से दिए गए फैसले में आइन के आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन दी गई थी। हमारे एक साथी जस्टिस अमीनुद्दीन ने उस फैसले पर दस्तखत किए और वो इन ऑब्जर्वेशंस के तनाजुर में समझते हैं कि वो मौजूदा दरख्वास्त की समाअत मजीद नहीं कर सकते। हम में से कुछ जजेस यानी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एराजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इससे इत्तफाक नहीं करते और समझते हैं कि समाअत और मजीद कार्रवाई उस फैसले में दी गई किसी ऑब्जर्वेशन से मुतासिर नहीं होती, लिहाजा ये पटिशन किसी ऐसे बेंच के सामने नहीं लगाई जाएगी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हों। इसके बाद हुक्मनामे में समाअत आज सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी करने का जिक्र किया गया है। अब आम बात यह है कि इस हुक्मनामे पर किसी के दस्तखत नहीं है, लेकिन पेन से एक नोट लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि यह हुक्मनामा ना तो खुली अदालत में लिखवाया गया और ना ही चीफ जस्टिस ने मुझसे मुशावरत की। बहरहाल फैसले का क्या असर होगा इस पर अदालत में गौर होना चाहिए। बाद में पता चला
कि ये नोट जस्टिस जमाल मंदूखेल का था, यानी बेंच में मौजूद एक जज से मुशावरत किए बगैर ही चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा जारी कर दिया, जो एक इंतहाई हैरानकुन अमल है। 4 रुकनी बेंच समाअत के लिए आज सुबह 11:30 बजे जमा हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान रोस्टम पर आए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, आपसे पहले जस्टिस जमाल मंदूखेल कुछ कहना चाहते हैं। फिर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस सुनने से माजरत की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतजार था। मुझे अदालती हुक्मनामा कल घर में मौसूल हुआ। हुक्मनामे पर मैंने अलग से नोट तहरीर किया है। अटॉर्नी जनरल साहिब, आप इख्तिलाफी नोट पढ़कर सुनाएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस जमाल मंदूखेल का इख्तिलाफी नोट पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने मजीद कहा कि मैं बेंच का रुकन था। फैसला तहरीर करते वक्त मेरे साथ मुशावरत भी नहीं की गई। शायद फैसले लिखवाते वक्त मुझसे मशवरे की जरूरत ही नहीं थी, या फिर फैसला लिखवाते वक्त मुझे मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। मैं समझता हूं कि मैं बेंच में मिसफिट हूं। दुआ है इस केस में जो भी बेंच हो, ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था। अभी जस्टिस जमाल मंदूखेल ने इतनी ही बात की थी कि चीफ जस्टिस ने उन्हें बात करने से रोक दिया और कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। बेंच की तश्कील का जो भी फैसला होगा कुछ देर बाद अदालत में बता दिया जाएगा। इसके बाद कमरा अदालत नंबर 1 में 3 कुर्सियां लगा दी गई और 12:30 बजे अदालती अमले ने ऐलान किया कि 3 जजेस समाअत के लिए आ रहे हैं, मगर फिर बताया गया कि समाअत नमाज जुमा के बाद होगी। इसके बाद एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी की गई, जिसमें एक केस समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मबनी 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया। दिन 2 बजे समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हसन रजा पाशा रोस्टम पर आ गए और चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि आपको बाद में सुनेंगे। हसन रजा पाशा ने कहा कि बार का किसी की हिमायत या मुखालफत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास ही कर लें। चीफ जस्टिस ने जवाबन रिमार्क्स दिए कि इस पर हम सोच रहे हैं। आज पहली बार आप अदालत आए हैं, गुजारिशात से नहीं अमल से खुद को साबित करें। चैम्बर में आकर मुझसे मिलें, आपका बहुत एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी मुझसे राब्ते में रहे हैं। जहां तक जजिस के ताल्लुकात की बात है तो जजिस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। कल और आज 2 जजों ने समाज से माजरत की है। जजिस की शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई और बाद में भी हुई। कुछ नकात पर आपस में गुफ्तगू नागुज़ीर है। कुछ सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से तड़का डाला गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। हम इस मामले को भी देखेंगे। मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी जिंदगी पुरसुकून होती। मीडिया वाले भी बाज़ औक़ात कुछ भी कह देते हैं, अक्सर झूठ भी होता है। अदालत हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा करती है। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। इसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब जो नकात उठाना चाहें उठा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से गुजारिश है कि पहले सियासी दर्जा हरारत कम होने दें। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दर्जा हरारत कम करने के लिए आपको हिदायत लेने का कहा था, इस पर आपने क्या किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ वक्त दरकार है, वक्त के साथ ही दर्जा हरारत कम हो सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असेंबली की 5 साल की मुद्दत होती है, लेकिन हाउस के सरबराह को तहलील करने का इख्तियार है। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल की तारीख ना आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है। शायद हुकूमत को भी माजी बुलाना पड़ेगा। असेंबलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फैसला देखकर आप कहेंगे कि बाइख्तियार फैसला है। हर फरीक के हर नुक्ते का फैसले में जिक्र करेंगे। मामला चीफ जस्टिस को बेंच की असर नो तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। अगर आप वही करना चाहते हैं जिससे मसला बना तो ये हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत होगी। जजिस की अंदरूनी गुफ्तगू अवाम में नहीं करनी चाहिए। आप दर्जा हरारत कम करने वाली बात कर रहे थे। दर्जा हरारत कम करने वाले ऑप्शन पर ही रहें। जल्द ही इन मामलात को सुलझा देंगे। इस दौरान चीफ जस्टिस उमर बंदिया जज्बाती हो गए और रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस की आवाज़ भी भर आई। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ पूरा नहीं सुना गया। चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि पहले अटॉर्नी जनरल को बात मुकम्मल करने दें। तो इरफान कादिर ने कहा कि मैं सिर्फ 3 मिनट बात करना चाहता हूं। रोज मुझे घंटों बैठना पड़ता है। आप जज्बाती हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको सुनेंगे। आपने 3 मिनट का कहा है। इरफान कादिर ने कहा कि 3 मिनट नहीं बल्कि मुख्तसर बात मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब केस की बात करें। मैं इधर उधर की बातों से जज्बाती हो गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत इस दौरान फुल कोर्ट की इस्तदा पर गौर करे। मुझे 3 इशूज़ पर बात करने की हिदायत दी गई है। सोमवार तक फरीकैन को सोचने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 3 दिन तक अदालत ने मुकम्मल समाअत की। जो कीमती वक्त गुजर चुका वो मजीद जजेस शामिल करने से ज़ाया होगा।
नए जजेस को केस शुरू से सुनने और समझने में वक्त लगेगा। कोई ज़ाब्ता और कानून फुल कोर्ट बनाने की इजाज़त नहीं देता। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि 2021 के खुद नोटिस वाले अदालती फैसले को पढ़ें। फुल कोर्ट की इस्तदा करना हर फरीक का हक है, लेकिन हुकूमत ये तासुर दे कि मनपसंद बेंच बन रहे हैं तो ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत की नीयत मनपसंद जजेस का जिक्र करने की नहीं थी। अदालत के बाहर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। फुल कोर्ट में तमाम जजेस के लिखे गए फैसले पर कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। जैसे मुनीब अख्तर ने इस पर रिमार्क दिए कि जजेस किसी मुकाबला हुस्न में नहीं, अदालत में बैठते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 90 दिन में अब इलेक्शन नहीं हो सकते तो मजीद कितने दिन दरकार होंगे, अदालत ने इस नुक्ते पर गौर करना है। अवाम जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे। इंतखाबात तक तमाम फरीक़ैन से पुरअमन रहने की गारंटी चाहते हैं। पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की ज़रूरत हुई तो इसका हुक्म देंगे। अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो इसका हुक्म भी जारी करेंगे। सियासी जमातों ने दी गई गारंटी की खिलाफ वर्जी की तो नताइज भुगतने पड़ेंगे। हुकूमत और PTI दर्जा हरारत कम करने की गारंटी नहीं देती तो ये नामुनासिब होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को आइंदा समात पर तलब करते हुए समात 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ जस्टिस जमाल बंदूखेल ने भी अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 30 मार्च को समात के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया। अदालत में मौजूद होते हुए मैं भी अपनी राय देना चाहता था, लेकिन मौजूद चीफ जस्टिस और बेंच के दीगर अराकीन खड़े हो गए, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं अपने चैम्बर में काफ़ी देर तक रहा, लेकिन समात के हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे 30 मार्च की तारीख का ऑर्डर मौसूल हुआ, जो चीफ जस्टिस ने बेंच का हिस्सा होते हुए मुझे दस्तखत के लिए भेजा था। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि ये ऑर्डर खुली अदालत में डिक्टेट नहीं किया गया था, बल्कि ये मेरी गैर मौजूदगी में सुनाया गया था और इस हवाले से मेरी राय ही नहीं ली गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मेरा मशवरा लिया जाता। इस मामले की पहली समात से ही मैं चाहता था कि बेंच 1 मार्च के फैसले और अदालत के हुक्म के तनाज़े को पहले हल करे, जिसका फैसला अभी तक सामने नहीं आया है और अभी वाले मामले से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरे बार बार कहने के बावजूद इस मामले को कोई अहमियत नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल, वकला बिरादरी और सियासी जमातों के वकला ने भी दरख्वास्त की कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इन हालात में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेंच में मौजूदगी मेरे दीगर बरादरान को बेचैन करे, इसलिए मैं बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है और इससे संगीन आईनी मसाइल जन्म लेते हैं जो तशरीह तलब हैं और जिसके हल के लिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की इज्तिमाई दानिश की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं हमेशा मयस्सर रहूँगा। वरना मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूद चीफ जस्टिस और मेरे दीगर 2 साथी जज इस केस में फैसला देते हुए आइन और कानून की पासदारी करेंगे। इसके अलावा 9 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस याया अफरीदी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक 3 दरख्वास्तों को शुरू में ही मुस्तरद कर दिया था और आज उन्होंने इसकी तफसीली वजूहात जारी कर दी हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने लिखा है कि पहली बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दरख्वास्तें ज़ेर समात थी और दूसरी बात यह है कि दोनों हाई कोर्ट्स में ज़ेर समात इन केसेस के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता था। चौधरी मंजूर इलाही केस का हवाला देकर मौजूद जज ने मजीद लिखा है कि बादियों नज़र में अगर आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला ज़ेर समात हो तो सुप्रीम कोर्ट को अपना दायरा कार इस्तेमाल करने से गुरेज का मुजाहरा करना चाहिए, ताकि फरीक अपील के कानूनी हक से महरूम ना हो जाए। जैसे याया अफरीदी के मुताबिक मेरी ये पुख्ता राय है कि फरीकैन के अपील के हक को महफूज रखने के लिए अदालती दायरा कार के इस्तेमाल में गुरेज के उसूल का एहतराम किया जाना चाहिए और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इसलिए अदालत के सामने मौजूदा इन 3 पटिशन्स पर इस मरहले में समात नहीं की जानी चाहिए। ये दरख्वास्तें क़ब्ल अज़ वक्त और नाकाबिल समात हैं। ये अदालत में हुआ। इसके अलावा ये फैसला आ गया नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि जब बेंच कबूल नहीं है तो फैसला कैसे कबूल होगा। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? सीधी बात है। व्हाई नॉट फुल कोर्ट? फुल कोर्ट में हमें भी उसमें अपना पूरा एतमाद है, लेकिन ये वो जज हैं जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए और पीछे हर फैसला हमारे खिलाफ ही आता जा रहा है और वो जजेस वहां पीछे बैठे हुए एक रिफ्यूज कर दिया, उसके बावजूद वो बेंच पे मौजूद है। और मेरे साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, हुकूमत से मुतालबा किया गया था हुकूमत की तरफ से कि फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट नहीं बना, बल्कि जो 9 रुकनी बेंच था वो 5 का हुआ, 4 का हुआ, अब 3 का हो गया है। जैसे एजाजुल हसन साथ हैं चीफ जस्टिस के और जस्टिस मुनीब अख्तर साथ हैं। नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि सीधी बात है, जब बेंच ही कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा। अब अगर अदालत, वजारत दिफा, फिर वजारत दाखिला जो आपकी है, वजारत खजाना डार साहब की, उन सबको हुक्म दे दे कि इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें, तो क्या आप लोग क्या कहेंगे? अब नहीं कर रहे ताउन, क्या होगा?
नहीं, देखें शाहजेब, इसमें एक और भी बहुत ही अहम पहलू है जो कि आईनी और कानूनी भी है कि मौजूदा बेंच जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में इस मामले को जो है वो टेकअप कर रहा है, वो एक ऐसे फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है जो फ़ैसला है ही नहीं, जो फ़ैसला हुआ ही नहीं। जो फ़ैसला जो है वो 7 रुकनी बेंच में 4-3 से जो है वो फ़ैसला हुआ, उसके मुताबिक वो सो मोटो नोटिस जो है वो ख़ारिज हो गया। जबकि जो इख्तलाफी फ़ैसला या जो मिनॉरिटी फ़ैसला है, ये बेंच जो है वो उस फ़ैसले को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं है। और यही राय है तमाम सीनियर कानून दानों की भी और हुकूमत की भी इस बारे में जो है वो मुशावरत हो रही है। मगर साहब ये बात जाहिर है कही गई बेंच से, मगर चीफ जस्टिस ने नहीं कबूल की। बेंच के अंदर से भी आवाज़ उठी, जस्टिस मंदू खेल साहब ने भी आवाज़ उठाई। मंसूर अली शाह साहब का फैसला आ चुका है मगर नहीं चीफ जस्टिस ने कबूल की। अटॉर्नी जनरल ने भी ये मामला उठाया, नहीं कबूल की। अब 4-3 वाली बात नहीं कबूल की है, आ गया फैसला, तो फिर क्या होगा? क्या हिकमत अमली होगी? क्या करेंगे आप लोग? नहीं शाहजेब, ये कैसी बात है कि नहीं कबूल की या नहीं कबूल किया गया। देखें, ये कोई चीफ जस्टिस साहब की या हमारी कोई ज़ात का मसला तो नहीं है। ये मसला जो है कानून का है, ये मसला जो है वो आइन का है। इसमें जो आइन का मंशा होगा उसी के मुताबिक सबको अमल करना होगा। जब एक सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 3 जजेज़ एक बात कह रहे हैं और 4 जजेज़ ना सिर्फ कह रहे हैं बल्कि खुल के कह रहे हैं और वो अपने नोट्स में आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि फिर ये 4-3 का फ़ैसला जो है ये मेजॉरिटी फ़ैसला तस्लीम होगा या मिनॉरिटी फ़ैसला तस्लीम होगा? मतलब फिर करेंगे क्या? चीफ जस्टिस ने नहीं मानी, फैसला जो है अदालत फैसला दे देगी तो अब क्या होगा? मैं कह रहा हूँ नहीं मानी बात, अब फैसला आ गया तो फिर क्या होगा? क्या करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे तब वो नहीं मानेंगे उस फैसले को? नहीं शाहजेब, ये फैसला है ही नहीं। आप देखें ना, मामला ये है कि ये फ़ैसला जो है ये फ़ैसला वो है जो 4 जजेस का है। उन्होंने इसको सो मोटो नोटिस को ख़ारिज कर दिया है। अब ये फ़ैसला जो है ये इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये सो मोटो नोटिस ख़ारिज हो चुका है और उसके मुताबिक ये केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जो आइनी पोजीशन है वो ये है। और देखें, इसमें वो जज साहबान भी, बल्कि मेरा ख़्याल है तीनों जज साहबान जो हैं वो उस फ़ैसले में मौजूद थे, जिसे पाकिस्तान की तारीख़ में हर फ़र्द ने जो कानून की थोड़ी या ज़्यादा समझ रखता था, उन्होंने कहा कि इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है जो कि अदालत का जो है वो प्रोगेटिव नहीं है। तो मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये जब तक फुल बेंच में जो है वो एक इज्तमाही दानिश या कलेक्टिव विजडम जो है वहाँ पे जाके हल नहीं होती, तो फिर ये बहरान में इजाफा ही करेंगी, वो उसमें कमी का बायस नहीं बनेगी। और सब एक दरमियान का रास्ता लगा जैसे चीफ जस्टिस देना चाह रहे हैं। उन्होंने अंडरटेकिंग मांगी तहरीक इंसाफ से कि सियासी जमातें मिलकर इस मामले को तय कर लें वरना फिर हम फैसला करेंगे। ज़ाहिर उन्होंने कहा तो आप बैठ जाएं तहरीक इंसाफ के साथ किसी न किसी लेवल पर। वो कह भी रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो आप मिलकर फैसला कर लें इस मामले का। नहीं, वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तो यानी देखे ना, अब इस वक्त मुल्क में अगर कोई बंदा खुश होगा या अपने मकसद के करीब होगा तो ये जो इस वक्त मुल्क सियासी बहरान का शिकार है, इंतज़ामी बहरान का शिकार है, अब अदालती बहरान भी बीच में आ गया उसका शिकार है, मुआशी बहरान का जो है वो शिकार है, तो ये बहरान जो है वो किसकी मंशा थी? सिर्फ़ एक फितने की। तो वो तो इस वक्त अपने मकसद को हासिल करने के करीब है कि उसने मुल्क को एक ऐसी नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि अगला कदम जो है वो अफरा तफरी है, अगला कदम जो है वो अनारकी है। तो वो कहाँ बैठने को तैयार होगा? वो बैठेगा नहीं, और अगर बैठेगा तो किसी बात के ऊपर जो है वो मुतफिक नहीं होगा। साहब, अगर उन्होंने कंडीशनल अंडरटेकिंग दे दी है आज अदालत को कि पुरअमन रहने के हवाले से, नहीं तो उसने मामला ये है कि पुरअमन रहने के हवाले से अंडरटेकिंग या बात करने के हवाले से अंडरटेकिंग, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ
कि ये आदमी जो है पुरअमन तो खैर उसने रहना ही नहीं है, पुरअमन रहने से तो उसके मकासद जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं वो हल नहीं होंगे, लेकिन वो बैठेगा भी नहीं, ये कभी मुज़ाकरात में नहीं बैठेगा। ये उसने मतलब आप कहें तो सही कि आप तैयार हैं, फिर देखते हैं वो नहीं होंगे, नहीं बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। आप तो तैयारी कहे कि हाँ जी ठीक है हम बैठने को तैयार हैं, फिर पता चलेगा ना वो बैठेंगे नहीं बैठेंगे। नहीं, हमने देखें, हमने तो इसकी तैयारी के लिए जो है वो मुतअद्दिद बार कहा है, और उसके बाद फिर आगे से उसने जो मुग़ल्लियात जो है वो निकाली हैं, जिस तरह से गालियाँ दी हैं, वो आपके सामने है। वो करे ना, वो टेलीफ़ोन उठाए और वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करे कि जी बताएं कहाँ बैठना है, कहाँ बात करनी है, मैं आपके लिए बात करने को तैयार हूँ। जब ये 126 दिन गालियाँ निकालने के बाद जो है वो ये अपना वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाद जब ये कहता था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को गिरेबान से पकड़ के घसीटूँगा, इसको पूछें जब इसको मुज़ाकरात की दावत देनी थी या मुज़ाकरात करने थे, पूरी कौम को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुतहद होना था, तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने इसे बराह रास्त फ़ोन नहीं किया, इसे कहा नहीं कि जनाब आएँ बैठ के जो है वो मुल्क को इस बहरान से निकालते हैं। इसे इन चीज़ों की समझ नहीं है, ये बिल्कुल वो ड्रामा कर रहा है। वो कभी भी ना मुज़ाकरात पे राज़ी होगा, ना वो बैठेगा, ना इस मामले को सुलझाएगा, क्योंकि उसका तो मकसद ही ये है कि मुल्क जो है वो बहरान का शिकार रहे। अच्छा, मगर आज चीफ जस्टिस ने एक आपका बार काउंसिल का और आप लोगों का मुतालबा था जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से, तो जस्टिस साहब ने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करना एक खामोश पैगाम देना था। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें ट्रेस करें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल कर दें। ये जवाब आया है, वो एक मैसेजिंग थी आप लोगों के लिए जब उन्होंने बेंच में भी शामिल किया था मज़ाहिर नकवी को। नहीं शाहजेब, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज हो सकते हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऐसी गुफ्तगू, ऐसे अल्फाज अदा करने चाहिए। अब अगर मैं बात करूँगा तो वो फिर उनके शायान शान नहीं होगी और वो शायद कंटेम्प्ट के दायरे में जाए। मैं एक बुनियादी तौर पे वकील हूँ, मैं अदालत के एहतराम के ऊपर यकीन रखता हूँ, लेकिन ये अल्फाज जिनको आपने दोहराया और यकीनन ये अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं, मैं उस वक्त कोर्ट में मौजूद था, ये अल्फाज एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बदकिस्मती से जो है वो हुए तो हैं अदा, लेकिन ये अदा नहीं होने चाहिए थे। मगर आपको मैसेज तो मिल गया ना, आप लोगों का मुतालबा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बार काउंसिल भी कह रही थी, वो कह रहे जो टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर ट्रेस करे, जज का ट्रायल कैसे कर दें हम। देखें शाहजेब, इस तरह के फ़ैसले फिर जो हैं उन्होंने पहले मुल्क को इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया है। अब अगर फिर इस यानी मौके पे ऊपर भी इसी किस्म के फ़ैसले होंगे तो फिर नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। आज एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में भी यही लिखा है कि अल्लाह ताला हम अपना रहम करे हमारे ऊपर। फिर हम जो है ना वो फिर जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो एक बहुत ही जो है वो अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल तो अफसोसनाक ही नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रहा कि कहीं से भी मामला तय पाते नज़र आते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं, माजी में क्या उनकी राय कुछ अलग, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। आज चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच में शामिल करने से मुतालिक उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें ट्रेस करें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। आज चीफ जस्टिस ये तो कह रहे हैं कि टैक्स का मामला मुतल्लिका अफसर देखें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। मगर दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जो पहला फैसला सामने आया वो 7-3 की अक्सरियत से था, अक़लियत और अक्सरियत दोनों तरफ से। जजेस ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस को तो कलअदम करार दिया था, मगर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में अक्सरियती 7 जजेस ने यह फैसला दिया था कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अहलिया एफबीआर के सामने अपने ज़राए आमदनी वाज़े करे और एफबीआर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करे। यानी एफबीआर को पाबंद किया गया कि वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़ानदान के टैक्स मामला देखें। जैसे काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जस्टिस उमरता बंदियाल के मुख्तसर अक्सरियती फैसले में जैसे काजी फाइज़ ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों का मामला एफबीआर को भेज दिया गया था और इसे तहकीकात का हुक्म दिया गया था। साथ ही एफबीआर को वक्त का भी पाबंद किया गया था और यह भी कहा गया था कि एफबीआर की तहकीकात का जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद लेगी। 19 जून 2020 के जस्टिस उमरता बंदियाल और दीगर जजेस के मुख्तसर अक्सरियती फैसले के मुताबिक
अदालती हुक्म के 7 दिन के अंदर अंदर एफबीआर के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत नोटिस जारी करेंगे। ये नोटिस दरख्वास्त गुजार यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को जारी किया जाएगा और उनसे लंदन की तीनों जायदादों के बारे में अलग अलग वजाहत दी जाएगी। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर खुद वजाहत तलब करेंगे। नोटिस दरख्वास्त गुजार के इस्लामाबाद के घर पर भेजा जाएगा। फरीकैन नोटिस के जवाब के साथ मुतल्लिका रिकॉर्ड भी भिजवाएं जो वो मुनासिब समझें। अगर कोई बैरून मुल्क होगा तो इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो वक्त पर जवाब दे और कमिश्नर के सामने उसकी हाजिरी बैरून मुल्क होने की वजह से ताखीर का शिकार नहीं होगी। कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर जारी होने के 7 दिन में चेयरमैन एफबीआर अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश करेंगे। काउंसिल के सेक्रेटरी चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जो कि चीफ जस्टिस हैं उन्हें पेश करेंगे और चीफ जस्टिस इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद देखेंगे कि आर्टिकल 209 के तहत कोई एक्शन जरूरी हुआ तो वह खुद कोई एक्शन ले सकेंगे। यानी जस्टिस उमरता बंदियाल ने रेफरेंस को तो कलअदम करार दिया था, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया से मुतालिक एफबीआर में एक नई कार्रवाई का आगाज कर दिया था और एफबीआर को इस कार्रवाई से मुतालिक वक्त का भी पाबंद कर दिया था। लेकिन आज चीफ जस्टिस के जो रिमार्क सामने आए हैं वो अहम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टैक्स का मामला है तो मुतल्लिक अफसर को कहें ट्रेस करें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से कहा है उन्होंने। बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ इस फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर कर दी और ये नज़रसानी की अपील जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुनी। जबकि जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस उमरता बंदियाल की तरफ से तहरीर करदा सुप्रीम कोर्ट का 19 जून 2020 का मुख्तसर फैसला खत्म कर दिया और जस्टिस फाइज ईसा और उनके खानदान के खिलाफ चलने वाली तमाम कार्रवाइयों को रोक दिया था। और यूं जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां कलअदम हो गई थी, मगर जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस हवाले से अपना अक़लियती फैसला तहरीर किया जिसकी 3 जजेस ने हिमायत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने अक़लियती फैसले का आगाज़ कुरानी आयात से किया और लिखा कि जजेस को आम कानूनी अमल से तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, मगर उन्हें दीगर सरकारी मुलाजमीन के मुकाबले में एहतसाब के किसी भी कमतर मयार से परखा नहीं जाता। जजेस पर भी वही बेंचमार्क लागू होता है जो आम सरकारी मुलाजमीन पर होता है, जिसमें उनके ख़ानदान के गैर वाज़ेह असासों पर जवाबदेह होना भी शामिल है। इसमें से फ़र्क यह है कि एक आला अदालत का जज एक ख़ास फोरम को जवाबदेह है जो जजेस के मिसकंडक्ट की शिकायत से मुतालिक बनाया गया है। इसलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा से उनकी जायदादों की सोर्स ऑफ फंडिंग से मुतालिक सवालात कानूनी और मुतल्लिका हैं। जजेस दूसरे लोगों की तरह अपनी गलतियों और भूल चूक के जवाबदेह हैं। मौजूदा केस में ऐसा मवाद मौजूद है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वजाहत तलब है और ये वजाहत देनी चाहिए ताकि जस्टिस काजी फाइज ईसा और अदालत की साख पर उठने वाले शकूक व शुबहात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इन बातों के पेश नज़र तमाम नज़रसानी अपीलों को मुस्तरद किया जाता है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस से मुतालिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के ख्यालात थे। फाइज ईसा की अपीलों को मुस्तरद किया गया था, मगर आज जब सुप्रीम कोर्ट के एक और जज के कंडक्ट पर सवालात उठ रहे हैं और जिनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर चुका है, तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिक अफसर को कहें ट्रेस करें और टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। हालांकि जस्टिस फाइज ईसा से मुताल्लिक ना तो मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी, ना ही उन मुबैना ऑडियोज़ में बेंच के हवाले से मामला सामने आए थे और ना ही बार काउंसिल्स ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था और तहकीकात का मुतालबा किया था। एक और मामला है, ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों से सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी मांग रही है और आज तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने तहरीरी यकीन दहानी जमा करा दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जमहूरियत की बका के लिए अदालत को यकीन दहानी करा रहे हैं कि पुरअमन रहेंगे अगर तमाम जमातें इलेक्शन मुहिम और पोलिंग डे पर पुरअमन रहेंगी। पीटीआई पुरअमन रहेगी अगर इंतखाबात में कोई करप्ट प्रैक्टिस ना हो। पीटीआई पुरअमन रहेगी अगर हर किस्म के हथियारों और हवाई फायरिंग पर पाबंदी हो। सिर्फ इन जगहों पर जलसे और रैलियां निकालेगी जहां सिक्योरिटी की यकीन दहानी होगी। सियासी जमातें और उनके उम्मीदवार यकीनी बनाएं कि उनके सपोर्टर्स दीगर जमातों की जानिब से निकाली जाने वाली रैलियों में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे, ना ही उनमें हाइल होंगे। यकीन दहानी तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील अली जफर ने अदालत में जमा कराई है। परसों की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा था कि सियासी दर्जा हरारत और तलखी कम होने तक इंतखाबात पुरअमन नहीं हो सकेंगे। हिदायत के बावजूद किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं कराई। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा था कि अदालत को मुकम्मल यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस ने अली जफर से सवाल किया कि यकीन दहानी किसकी तरफ से है, नाम बताएं। अली जफर ने जवाब में कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी करवाएंगे। बहरहाल इस यकीन दहानी पर कितना अमल होगा ये अहम बात है, क्योंकि इससे पहले भी पिछले साल 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी, मगर इस पर अमल नहीं हुआ था। 25 मई की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान और फैसल चौधरी से कहा था कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से पूछकर बताएं कि वो इस्लामाबाद में किस जगह एहतजाज करना चाहते हैं। वकील ने बताया
कि तहरीक इंसाफ H9 पार्क में जलसा करना चाहती है। यही बात अदालत ने अपने उस दिन के हुक्मनामे के पहले सफ़े पर लिखी थी। मगर इमरान खान अपने कारकुनों को लेकर डी चौक की तरफ बढ़े और 26 मई की सुबह जिना एवेन्यू पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई की समाअत में कहा था कि तहरीक इंसाफ ने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। फिर 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 5 हुकूमती इदारों से 7 दिन में 7 सवालों के जवाब मांगे थे और जस्टिस याया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिख दिया था कि इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस देना बनता है। 1 जून से 13 अक्टूबर तक मामले की समाअत ही नहीं हुई। फिर 13 अक्टूबर को इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, बाबर एवान और फैसल चौधरी से जवाब तलब किया था। इमरान खान ने अपने जवाब में कह दिया कि ना तो उन्हें अदालती कार्रवाई का पता था और ना ही अदालती हुक्मनामे का पता था। बाबर एवान और फैसल चौधरी ने जवाब में कह दिया कि ना तो वो इमरान खान के वकील थे और ना ही 25 मई को उनको इमरान खान से कोई राब्ता हुआ था। फिर गुज़िश्ता साल नवंबर में होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि तहरीक इंसाफ के वकला ने कभी नहीं कहा था कि क़यादत से राब्ता नहीं हुआ था। वाज़े यकीन दहानी पर अदालत ने वकला पर एतमाद किया था। जलसे के मकाम के हवाले से सिर्फ H9 ग्राउंड का कहा था। अदालत को बताया गया था कि H9 जाने वाले रास्ते बंद है। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने PTI क़यादत और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अदालती हुक्म पर हुकूमत ने रुकावटें हटा दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 2 वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को 2 काबिल वकला ने गुमराह किया है। अदालत ने इसके बाद इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा को रोस्टरम पर तलब किया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इमरान खान के मुताबिक उन्हें किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं था। अदालत के पास मौजूदा मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए। 25 मई के वाक़यात पर एक जज अपने हुक्म में कह चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इमरान खान को फिर भी वजाहत का मौका दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने बाबर एवान और फैसल चौधरी को मुखातिब करके मुकालमा किया कि अदालत से जो भी बात करें वो सच पर मबनी होनी चाहिए। अगर कोई मसला हो तो अदालत को फौरी आगाह करना चाहिए। जो कुछ 25 मई के दिन हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हफ्ते को आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर करेंगे। इसके बाद 2 दिसंबर को भी इस केस की समाअत हुई, मगर फिर 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं, अब तक समाअत नहीं हो सकी है। अहम बात यह है कि नवंबर में होने वाली समाअत से 2 दिन पहले इमरान खान ने 25 मई के वाक़यात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया और हैरत अंगेज़ तौर पर इमरान खान का जवाब बिल्कुल वही था जिसकी तरफ खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल ने इशारा किया था। 25 मई के लॉन्डमार्क से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे कि मुमकिन है कि इमरान खान तक दुरुस्त पैगाम न पहुंचा हो। इमरान खान ने भी अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 25 मई को उनके वकला ने अदालत में क्या कहा इसका उनको पता ही नहीं था। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा था कि मुझे ऐसे किसी भी बयान या यकीन दहानी का पता ही नहीं है जो 25 मई से मुतालिक इस अदालत के सामने मेरे या तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के ईमा पर जमा कराई गई हो। ना ही मुझे 25 मई की शाम 6 बजे जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे और उससे मुतालिक तफसीलात का पता है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ अदालत का बेहद एहतराम करता हूँ और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं जानते बूझते इस अदालत को कराई गई किसी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करूँ या इस अदालत के किसी हुक्मनामे को मानने से इनकार करूँ। इसके अलावा अदालत में तहरीक इंसाफ के वकला ने भी कह दिया कि वो तो इस केस में इमरान खान के वकील ही नहीं थे। बाबर एवान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अपने जवाब में कहा कि 25 मई को जो समाअत हुई उसमें इमरान खान का जिक्र ही नहीं था, तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का जिक्र था जिससे राब्ता ही नहीं हो सका था। जबकि फैसल चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत सुनने के लिए बैठे थे। अदालत ने उन्हें तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता करने का कहा जिस पर उनका और बाबर एवान का असद उमर से राब्ता हुआ था। इन जवाबात के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवालात पैदा हुए उनका भी जायजा लेते हैं। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था, लेकिन उसी दिन शाम 7:38 पर इमरान खान का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने डी चौक आने की बात की। यानी ये बयान अदालती फैसला आने के 1 घंटा 44 मिनट बाद का है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर उन्होंने बयान दिया। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे 1.5 तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। यानी 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आने के 1 घंटा 44 मिनट के बाद इमरान खान को यह पता चल चुका था कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और एक हुक्मनामा भी आ चुका है। इससे हकीकत साबित हो जाती है कि इमरान खान से रब्ता करना मुमकिन था, क्योंकि इमरान खान तक अदालती हुक्मनामे की खबर पहुंच सकती थी तो यकीनन उनसे हिदायत लेने के लिए वकला भी रब्ता कर सकते थे। फैसल चौधरी ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनका तो अपने भाई फवाद चौधरी से भी रब्ता नहीं हो सका था जो मंगला पुल पर फंसे हुए थे, लेकिन फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर टीवी पर आकर कहा कि हम तो डी चौक आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने हैं। यानी रात 10 बजे फवाद चौधरी टेलीविजन पर बात करने के लिए दस्तयाब भी थे और वो अदालती फैसले की खिलाफवर्जी की बात भी कर रहे थे। फैसल चौधरी ने अपने जवाब में एक और मौका अख्तियार किया और कहा कि जब उनका फवाद चौधरी से रब्ता नहीं हुआ तो उन्होंने बाबर एवान से रब्ता किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और वहाँ से फिर असद उमर से रब्ता किया गया और उन्हें अदालती कार्रवाई से आगाह कर दिया गया था। लेकिन यहाँ आकर मामला संगीन हो जाता है
क्योंकि असद उमर कंटेनर पर इमरान खान के साथ थे। अगर असद उमर से रब्ता हो सकता था तो इमरान खान से भी रब्ता हो सकता था, लेकिन यहाँ वकला ने सिर्फ असद उमर का नाम लिया। केस की समाअत के दौरान भी चीफ जस्टिस ने बार बार पूछा कि एक बार असद उमर से रब्ता हो गया तो अदालती फैसले के बाद दोबारा असद उमर से रब्ता क्यों नहीं किया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि असद उमर ने 25 मई की रात 11:53 पर टीवी पर आकर बताया कि मैं कंटेनर में बैठा हूँ और मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यानी टीवी चैनल का भी रब्ता हो गया और असद उमर का इंटरव्यू भी हो गया, मगर वकला का रब्ता नहीं हो सका। असद उमर की बात माने तो उन्हें 25 मई की रात तकरीबन 12 बजे तक पता ही नहीं था कि अदालत ने क्या हुक्म दिया है। तो फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इमरान खान के अलावा कौन है जिससे बात करके वकला ने अदालत को H9 पार्क में जलसा करने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरा संगीन पहलू यह है कि असद उमर के बकौल उन्हें तो रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पता ही नहीं था, लेकिन इमरान खान शाम 7:38 पर बता चुके थे कि उन तक अदालती हुक्मनामा पहुंच चुका है। मगर उन्होंने अदालत के सामने अपने जवाब में कह दिया है कि उन्हें ना तो अदालती कार्रवाई का कुछ पता था और ना ही अदालती हुक्मनामे का कुछ पता था। यानी हमेशा की तरह इमरान खान ने मुझे नहीं पता कहकर अपने कंधों से जिम्मेदारी उतारकर वकला के जरिए असद उमर पर डाल दी। वकला असद उमर का नाम भी ले चुके और ये भी कहने पर मजबूर थे कि उनका किसी से रब्ता ही नहीं हो रहा था। ये सारे तजादात सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, मगर इस केस पर दिसंबर के बाद से समाती नहीं हो रही है और चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ से एक और अंडरटेकिंग ले ली है जो तहरीक इंसाफ के एक और वकील और रहनुमा अली जफर ने जमा करा दी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।